Hello everyone. Today I am going to start the new video, lecture 27 on the topic of the Patna case 7079 1719. ठीक है। तो इस वीडियो में हम पटना केस को डिस्कस करेंगे अच्छे से। और इससे पहले हमने राजा नंद कुमार का केस डिस्कस किया था, जिसको हमने बहुत ही अच्छे से डिस्कस किया था। अगर वह वीडियो नहीं देखी है तो आप हमारी प्लेलिस्ट में जाकर के सभी वीडियोस देख सकते हैं। प्लेलिस्ट का लिंक मैं आपको यहाँ पर प्रोवाइड करा दूंगा आई बटन के ऑप्शन में, आप उसको क्लिक करके वह वीडियो देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम पटना केस के बैकग्राउंड को देखते हैं। द पटना केस टुक प्लेस इन ईयर्स ऑफ 1777, 1778 एंड 1779। मतलब कि ये प्लेस किया गया था 3 टाइम्स, मतलब 3 बार इसको प्लेस किया था। 77 में किया था, 78 में एंड 1779 में। तो ये अलग अलग तरह से इसको प्लेस किया गया था केस को। तो देखते हैं इसमें। दिस केस गॉट फेमस एज इट पोर लाइट ऑन द कॉन्फ्लिक्ट्स एंड डिससेटिस्फैक्शन अमंग द सुप्रीम कोर्ट एंड द प्रोविंशियल काउंसिल। इस केस में क्या था? इस केस में जो सुप्रीम कोर्ट थी और जो प्रोविंशियल काउंसिल थी, इन दोनों में काफ़ी ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट्स अराइज हो गए थे इनके जुरिस्डिक्शन के ऊपर। मतलब ये केस मेरे पास होएगा, वो प्रोविंशियल कोर्ट कहती थी नहीं ये केस मैं हैंडल करूँगी। तो इन दोनों में काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम कॉन्फ्लिक्ट्स थे, जिनको इस केस में डिफाइन किया गया अच्छे से। ठीक है। द मेन इशू इन्वॉल्व इन दिस केस इंक्लूडेड द जुरिस्डिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट ओवर द कंपनीज जुडिशियल ऑफिसर्स for the acts done by them in their official capacity and the legality of the constitution of provincial दीवानी अदालत। इस केस में मतलब कि जो प्रोविंशियल काउंसिल थी और जो सुप्रीम कोर्ट थी, इनके जुरिस्डिक्शन के ऊपर इनका वो था, क्योंकि ना सुप्रीम कोर्ट ने कंपनी जुडिशियल ऑफिसर थे उसके ऊपर मतलब कि उनका जुरिस्डिक्शन था सुप्रीम कोर्ट का। तो इससे केस मतलब कि और ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट में आ गया था। ठीक है, कि मतलब कि जो सुप्रीम कोर्ट थी, सुप्रीम कोर्ट को किंग इन काउंसिल ने एस्टैब्लिश किया था, और जो प्रोविंशियल काउंसिल थी, प्रोविंशियल काउंसिल स्पेशली किसके लिए काम करती थी? जो कंपनी थी। ठीक है, कंपनी के अंडर में वर्क करती थी प्रोविंशियल काउंसिल। तो इनको कंपनी कोर्ट भी कहा जाता था, जो इनके अंदर कंपनी के जुडिशियल ऑफिसर्स होते थे। ठीक है, तो जो सुप्रीम कोर्ट थी उनके ऊपर उनका कोई जुडिक्शन नहीं था। ठीक है, तो जो सुप्रीम कोर्ट थी, सुप्रीम कोर्ट कहती थी कि हमारे जुडिक्शन में आते जितने भी कंपनी जुडिशियल ऑफिसर्स थे। ठीक है, जो प्रोविंशियल दीवानी अदालत थी, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ प्रोविंशियल दीवानी अदालत इन दी कैपेसिटी। ठीक है, क्लियर। तो ये बैकग्राउंड हमारा क्लियर हो गया। तो अब हम इसके केस के कैरेक्टर में आते हैं। इसका कैरेक्टर क्या था, मतलब इसमें कितने कैरेक्टर थे? कैरेक्टर थे इसमें 3 कैरेक्टर थे, शाहबाज बेग खान, बहादुर बेग, नदीरा बेगम। शाहबाज बेग खान तो इसके अंदर मतलब कि शुरू में इनकी डेथ हो चुकी थी। ठीक है, और बाद में केस किसके बीच में चला था? बहादुर बेग और नदीरा बेगम। तो हम तीनों को देखते हैं इनके कैरेक्टर्स को। ठीक है, इसमें पहला कैरेक्टर आता है शाहबाज बेग खान। शाहबाज बेग खान कौन थे? ए नेटिव ऑफ काबुल ऑफ अफगानिस्तान। मतलब कि एक जो शाहबाज बेग खान थे, ये नेटिव्स थे कहाँ के? अफगानिस्तान के। अफगानिस्तान में काबुल था, वहाँ के ये नेटिव थे। ठीक है, वहाँ के रहने वाले थे। ही केम टू इंडिया एंड सर्व्ड इन द कंपनीज आर्मी फॉर सम टाइम। इन्होंने भारत में आकर कुछ वक्त कंपनी की आर्मी में ज्वाइन किया। ठीक है, इन्होंने कंपनी के आर्मी में इन्होंने जॉब की थी, नौकरी की थी। ठीक है, ही अर्न इनफ वेल्थ एंड सेटल इन पटना। जब इनकी रिटायरमेंट हो गई थी कंपनी की आर्मी से, तो उसके बाद इन्होंने वैसे पैसा तो काफ़ी ज़्यादा कमा लिया था इसमें आर्मी में, कंपनी की आर्मी में। ठीक है, काफ़ी ज़्यादा पैसे कमाने के बाद वे सेटल हो गए थे रिटायरमेंट के बाद। कहाँ पर? पटना में। ठीक है, पटना में वे रहने लगे थे, और उन्होंने पटना में रहकर वहाँ पर शादी करी किससे? नदीरा बेगम से। जो ये थर्ड कैरेक्टर हमारा। ठीक है, ये इसकी वाइफ थी, किसकी? शाहबाज बेग खान की। ही मैरिड नदीरा बेगम। क्लियर। और नेक्स्ट पॉइंट में बताया कि आफ्टर सम टाइम ही कॉल्ड हिज नेफ्यू बहादुर बेग फ्रॉम काबुल टू लाइव विथ हिम। देखिए, जो यहाँ पर बहादुर बेग है, ये इसका नेफ्यू था, किसका? शाहबाज बेग खान का। तो इसने इसको काबुल से अपने पास बुलाया, कहाँ पर? पटना में रहने के लिए। ठीक है, शाहबाज ऑल्सो एक्सप्रेस्ड हिज डिजायर टू अडॉप्ट बहादुर बेग एज हिज सन एंड मेक हिम द हेड्स ऑफ हिज प्रॉपर्टी। शाहबाज बेग ने इसको अडॉप्ट कर लिया था, किसको? बहादुर बेग को।
किस लिए, ताकि वो, क्योंकि उसकी कोई संतान नहीं थी, इस वजह से उन्होंने उसको एडॉप्टेशन के रूप में उसको अपना लिया था। ठीक है, उसको अडॉप्ट कर लिया था अपने नेफ्यू को, ठीक है, सन के रूप में। और उसको मतलब कि अपनी प्रॉपर्टी का हायर्स बनाना चाहता था। क्लियर। लेकिन बट बिफोर ही कुड गिव इफेक्ट इन हिज विश ही डाइड इन दिसंबर 1776। लेकिन उसको अपनी प्रॉपर्टी में हायर्स बनाने से पहले ही उसकी डेथ हो गई थी। मतलब कि वो कुछ भी विल बनाकर भी नहीं गया था कि ये मेरी प्रॉपर्टी इसके पास जाएगी। लेकिन वो उसने अपने नेफ्यू को उसने अडॉप्ट कर लिया था उसने। ठीक है, अब वो उसका मतलब कि क्या था, अब वो उसके पेरेंट्स थे, अब वो अडॉप्टेड सन था। लेकिन इसने अपनी विश मतलब कि बताई नहीं थी किसी को भी कि मैं अपनी प्रॉपर्टी इसके नाम कर रहा हूँ। इससे पहले उसकी डेथ हो गई थी। कब हुई थी? दिसंबर 1776 में। ठीक है, ही लेफ्ट हिज प्रॉपर्टी बिहाइंड हिम विच लेड टू कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन हिज विडो एंड द नेफ्यू। जो मतलब कि शाहबाज बेग था, उसकी मृत्यु के बाद जो उसकी प्रॉपर्टी रह गई थी, इसकी प्रॉपर्टी रहने के बाद किन किन के बीच में कॉन्फ्लिक्ट राइज हुए? उसकी विडो के बीच में, जो मतलब कि शाहबाज बेग बना है, और बहादुर बेग जो उसका नेफ्यू था। ठीक है, उसने उसको अडॉप्ट कर लिया था। विडो के बीच में, विडो कौन थी? नदीरा बेगम के और बहादुर बेग के बीच में ये प्रॉपर्टी से रिलेटेड काफ़ी कॉन्फ्लिक्ट इन दोनों के बीच में राइज हुए थे। ठीक है, बोथ ऑफ देम क्लेम्ड दैट द एंटायर प्रॉपर्टी ऑफ द डिसीज्ड Bahadur Beg filed a petition in Provincial Council at Patna claiming the property in the capacity of being the adopted son of deceased। दोनों में काफ़ी ज़्यादा प्रॉपर्टी को लेके, प्रॉपर्टी के ऊपर क्लेम कर रहे थे दोनों। ठीक है, तो किसके डिसीज्ड प्रॉपर्टी के ऊपर, डिसीज्ड कौन? जो मरा है, जिसकी प्रॉपर्टी थी। कौन मरा था? शाहबाज बेग। तो उसकी प्रॉपर्टी को लेकर उन्होंने क्लेम किया। क्या, कहाँ पर? बहादुर बेग फाइल्ड अ पिटीशन इन प्रोविंशियल काउंसिल एट पटना। बहादुर बेग ने पिटीशन फाइल की कहाँ पर? प्रोविंशियल काउंसिल पटना में। ठीक है, जो पटना में थी। तो उसने वहाँ पर पिटीशन फाइल करी, क्लेमिंग द प्रॉपर्टी इन द कैपेसिटी ऑफ बीइंग द अडॉप्टेड सन ऑफ डिसीज्ड। किस कैपेसिटी में जो बहादुर बेग था उसने प्रॉपर्टी को क्लेम करने के लिए किसके बेस पर करी थी? इन द कैपेसिटी ऑफ अडॉप्टेड सन, क्योंकि उसको अडॉप्ट कर लिया था। अब वो उसको सन था तो उसका हायर भी बन गया वो। ठीक है, इस वजह से उसने प्रॉपर्टी को क्लेम करने के लिए प्रोविंशियल काउंसिल एट पटना में उसने पिटीशन फाइल की थी। ठीक है, नदीरा बेगम asserted her claim to the property to the basis of 3 डॉक्यूमेंट। जो दूसरी तरफ नदीरा बेगम ने प्रॉपर्टी का क्लेम करने के लिए 3 डॉक्यूमेंट्स के बेस पर इसने अपनी सहमति जताई। मतलब कि उसके प्रॉपर्टी को क्लेम करने के लिए उसने असर्ट किया काफ़ी 3 डॉक्यूमेंट्स के बेस पर। वो 3 डॉक्यूमेंट थे: डॉवर डीड, मेहरनामा जिसको कहते हैं मुस्लिम लॉ में। ठीक है, गिफ्ट डीड जिसको मुस्लिम लॉ में कहते हैं हिबानामा, एक्नॉलेजमेंट जिसको मुस्लिम लॉ में कहते हैं इकरारनामा। इन 3 डॉक्यूमेंट्स के बेस पर नदीरा बेगम ने प्रॉपर्टी को क्लेम करने के लिए मतलब कि कोर्ट में पिटीशन फाइल की उसने। ठीक है, जिस कोर्ट में बहादुर बेग ने की थी। ठीक है, उसने अपने प्रूफ करने के लिए कि मेरे ये 3 डॉक्यूमेंट है, इस बेस पर यह प्रॉपर्टी मुझे मिलनी चाहिए। ठीक है, तो आगे देखते हैं इसमें क्या हुआ था। The Provincial Court of Patna directed the Qazi and Mufti to report regarding this case। देखिए, जो बहादुर बेग था, बहादुर बेग ने प्रोविंशियल कोर्ट ऑफ पटना में क्या करी थी? अपनी पिटीशन फाइल की थी फॉर द क्लेमिंग ऑफ प्रॉपर्टी। लेकिन जो प्रोविंशियल कोर्ट ऑफ पटना थी, दोनों ने मतलब कि दोनों की उसके बात को रखी, एग्जामिन किया दोनों को, और दोनों को देखकर उनके केस के ऊपर उन्होंने एक क्या करी, काजी और मुफ्ती को डायरेक्ट किया। जो काजी और मुफ्ती थे प्रोविंशियल कोर्ट ऑफ पटना के, काजी और मुफ्ती को डायरेक्ट किया कि वह एक रिपोर्ट बनाए और प्रोविंशियल कोर्ट में सबमिट करे रिपोर्ट बना करके। ठीक है, ऑन दी बेसिस ऑफ एविडेंस द काजी रिपोर्टेड इन 20 जनवरी 1777। मतलब कि जो काजी था उसने रिपोर्ट सबमिट करी कब? मतलब कि जो एविडेंस थे उसके बेसिस पर उसने रिपोर्ट बनाई और 20 जनवरी 1777 को सबमिट करी। दैट द विडोज एजेंट एंड हैड फेल्ड टू प्रोड्यूस द डीड्स।
जो विडो का एजेंट था उसने जो उसके डॉक्यूमेंट थे उसको प्रोड्यूस मतलब कि फेल हो गए थे, ठीक है, प्रोड्यूस करना। जो उनकी डीड्स थी जो हमने डिस्कस किए थे वाले डॉवर डीड, गिफ्ट डीड, एक्नॉलेजमेंट, इसको प्रोड्यूस करना फेल हो गए थे, मतलब कि फेल हो गए थे उसको प्रोड्यूस, मतलब कहाँ पर करनी थी उनको, प्रोविंशियल कोर्ट में, ठीक है। उनका एजेंट फेल हो गया था प्रोड्यूस जो डॉक्यूमेंट करने थे। एंड देयरफॉर द प्रॉपर्टी शुड डिवाइडेड इनटू 4 पार्ट्स, और प्रोविंशियल कोर्ट ने डिसाइड किया कि प्रॉपर्टी को 4 पार्ट्स में डिवाइड की जाएगी, ठीक है। और वो 4 पार्ट किस किस को कैसे मिलेंगे, आउट ऑफ विच 3 शेयर शुड बी गिवन टू बहादुर बेग, मतलब कि 4 में से 3 पार्ट किसको मिलेंगे, बहादुर बेग को, एंड 4th शेयर शुड गो टू नदीरा बेगम, और वो जो चौथा भाग था वो किसको मिलेगा, नदीरा बेगम, मतलब कि नदीरा बेगम को सिर्फ 1 पार्ट मिलेगा 4 में से, और 4 में से 3 पार्ट किसको मिलेंगे, बहादुर बेग को, ठीक है। क्लियर, तो यहाँ तक आपको क्लियर हो गया। तो चलिए आगे चलते हैं। द प्रोविंशियल काउंसिल ऑफ पटना एक्सेप्टेड द रिपोर्ट ऑफ काजी एंड मुफ्ती एंड ऑर्डर्ड द डिवीजन ऑफ द प्रॉपर्टी अकॉर्डिंग। जो ये 4 पार्ट में मतलब कि प्रॉपर्टी डिवाइड की थी प्रोविंशियल काउंसिल ने किसके मतलब कि बेसिस पर की थी, उन्होंने रिपोर्ट जो सबमिट करने को कहा था काजी एंड मुफ्ती को, काजी और मुफ्ती के रिपोर्ट को देखकर, ठीक है, उन्होंने ऑर्डर कर दिया था कि वह प्रॉपर्टी को डिवीजन, उनकी जो प्रॉपर्टी है उसको डिवाइड किया जाए, ठीक है, किसके बेसिस पर, जो काजी एंड मुफ्ती ने रिपोर्ट सबमिट करी थी, ठीक है, उसके अकॉर्डिंगली। However, Nadira Begum laid an appeal to the सदर दीवानी अदालत एट कलकत्ता। मतलब कि नदीरा बेगम इसके खिलाफ, जो मतलब कि इसको प्रॉपर्टी मिली है 4 में से 1 ही भाग इसको मिला है, तो इसके खिलाफ इसने सदर दीवानी अदालत में जो कलकत्ता में थी उसके अंदर उसने नदीरा बेगम ने अपील की, ठीक है। बट द अपील रिमेन्ड पेंडिंग फॉर अ लॉन्ग टाइम विदाउट एनी एक्शन, लेकिन जो उसने अपील की थी उसके अंदर उसकी अपील पेंडिंग में पड़ी रही, ठीक है, बिना किसी एक्शन के, क्योंकि जो सदर दीवानी अदालत थी कलकत्ता में वो काफ़ी ज़्यादा वीक थी, ठीक है, उसका प्रोसीजर काफ़ी ज़्यादा वीक था, ठीक है, इस वजह से उसकी अपील भी उसमें पेंडिंग में अटकी रही, क्योंकि ना उसमें काफ़ी ज़्यादा डिले भी हो रहा था और उसके अंदर कोई एक्शन भी नहीं लिया गया, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, नेक्स्ट पॉइंट में बताया, कॉन्सिक्वेंटली दी विडो ब्रॉट एन एक्शन अगेंस्ट बहादुर बेग, काजी एंड मुफ्ती फॉर असॉल्ट, बैटरी एंड फॉल्स इम्प्रिजनमेंट एंड अदर इंजरीज। तो कॉन्सिक्वेंटली विडो ने एक्शन लिया किसके अगेंस्ट, बहादुर बेग, काजी एंड मुफ्ती, इनके अगेंस्ट कंप्लेंट की, किसके रिगार्डिंग, असॉल्ट, बैटरी एंड फॉल्स इम्प्रिजनमेंट एंड अदर इंजुरीज, मतलब कि जो असॉल्ट, बैटरी एंड फॉल्स इम्प्रिजनमेंट, ये आपने लॉ ऑफ टॉन्ट में भी पढ़ा होगा, ये लॉ ऑफ टॉन्ट में काफ़ी अच्छे से डिस्कस किया हुआ है। असॉल्ट मतलब कि किसी को डराना, मतलब कि उसके ऊपर हमला करना, ठीक है, लेकिन उसको अभी चोट नहीं पहुंचाई, उसके ऊपर हमला ही करने वाला है, ठीक है, असॉल्ट का मतलब ये हो गया। बैटरी का मतलब उसको फिजिकल इंजरी पहुंचाना, मतलब उसको टच कर दिया है, ठीक है, ये ऐसे पढ़ा होगा आपने लॉ ऑफ टॉन्ट में। फॉल्स इम्प्रिजनमेंट मतलब कि उसको आने जाने से कहीं पर भी रोकना, ठीक है, या फिर उसको कहीं पर कैद कर देना, फॉल्स इम्प्रिजनमेंट ये हो गया। और उसको अदर इंजरीज भी पहुंचाई थी, किसने, जो बहादुर बेग, काजी एंड मुफ्ती थे इन्होंने, ठीक है। तो इनके अगेंस्ट इसने एक्शन लिया विडो ने, विडो कौन थी, ये नदीरा बेगम, ठीक है, इसने, एंड क्लेम्ड डैमेजेस, और इसने विडो ने क्लेम किया डैमेजेस के लिए, ठीक है। आगे देखते हैं, सुप्रीम कोर्ट इशूड अ रिट ऑफ कैपियस मींस वारंट ऑफ अरेस्ट। देखिए जो इसने ये एक्शन लिए थे इनके अगेंस्ट, बहादुर बेग, काजी एंड मुफ्ती के अगेंस्ट, ये कहाँ पर की थी इसने कंप्लेंट, ये करी थी सुप्रीम कोर्ट में, ठीक है। तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया, इन्होंने एक रिट ऑफ कैपियस इनके अगेंस्ट क्या करी, डिफेंडेंट, जो डिफेंडेंट बनेंगे नहीं है इनके अगेंस्ट, ये डिफेंडेंट हो गए, तो इनके अगेंस्ट रिट ऑफ कैपियस मतलब कि इशू किया, ठीक है। रिट ऑफ कैपियस का मतलब हो गया वारंट ऑफ अरेस्ट, इनको अरेस्ट करने के लिए वारंट इशू किए गए, ठीक है, ऑफ अगेंस्ट द डिफेंडेंट्स। कॉन्सिक्वेंटली डिफेंडेंट्स वर अरेस्टेड एंड ब्रॉट फ्रॉम पटना टू कलकत्ता एंड लॉज्ड इन जेल।
तो जो डिफेंडेंट्स थे उनको अरेस्ट किया गया और उनको जो पटना में रहते थे वे, तो उनको पटना से, उनका पटना में वैसे केस चल रहा था, जो प्रोविंशियल काउंसिल थी तो वहीं पर वे रह रहे थे पटना में, तो उनको लाया गया कहाँ पर, कलकत्ता में, क्योंकि कलकत्ता सुप्रीम कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट वहीं पर थी कलकत्ता में, तो उनको वहाँ की जेल में बंद कर दिया गया। ठीक है, जो ये डिफेंडेंट्स थे को बहादुर बेग, काजी एंड मुफ्ती को जेल में बंद कर दिया गया, कलकत्ता से लाकर, मतलब कि पटना से कलकत्ता में लाकर वहाँ की जेल में। क्लियर टॉपिक हो गया यहाँ तक क्लियर आपको। तो इसके नेक्स्ट पॉइंट में बताया, द केस वॉज ट्राइड बाय द सुप्रीम कोर्ट ऑफ कलकत्ता फॉर 10 days इन नवंबर 1778 एंड द फाइनली, मतलब कि जो केस है उसका ट्रायल चला सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, सुप्रीम कोर्ट कलकत्ता के द्वारा 10 days तक, मतलब कि 10 दिन तक इनका केस चलता रहा। कब से, नवंबर 1778 से। ठीक है, स्टार्ट हुआ था ये ट्रायल एंड द फाइनली जजमेंट वॉज डिलीवर्ड इन 3 फरवरी 1779 फेवर ऑफ नदीरा बेगम। और फाइनली जजमेंट कब आई थी, फाइनल जजमेंट बाय द सुप्रीम कोर्ट डिलीवर्ड दी 3 फरवरी 1779 को, किसके फेवर में, नदीरा बेगम के, नदीरा बेगम के फेवर में जजमेंट फाइनली आ गई थी 3 फरवरी 1779 को। क्लियर, क्लियर हो गया। तो चलते हैं हम आगे, चल के देखते हैं कि इसमें आगे क्या हुआ था। Consequently, the awarded damages of ₹3 lakhs against the defendants for personal injuries to the widow। तो नदीरा बेगम के फेवर में ये जजमेंट आई थी, तो फिर सुप्रीम कोर्ट ने इनके अगेंस्ट, डिफेंडेंट्स के अगेंस्ट मतलब कि डैमेजेस क्लेम, मतलब कि डैमेजेस लगाए थे ताकि विडो को दिए जाए वे डैमेजेस। ठीक है, किनके अगेंस्ट में, डिफेंडेंट के अगेंस्ट में। कितने रुपीस, 3 लाख रुपीस के डैमेजेस देने होंगे विडो को। ठीक है, जो इसकी पर्सनल इंजुरीज हुई है, जो हमने ऊपर देखा था, बैटरी, फॉल्स इम्प्रिजनमेंट, असोल्ट और अदर इंजुरीज थी, वो विडो को मिलनी चाहिए। तो 3 लाख रुपीस इस विडो को दिए गए। ठीक है, बाय द डिफेंडेंट्स। क्लियर हो गया। तो आगे चलते हैं हम। द डिफेंडेंट्स वर नॉट एबल टू पे द डैमेजेस एंड हेंस दे वर ऑर्डर्ड टू बी इम्प्रिजन। मतलब कि जो डिफेंडेंट्स थे इनको मतलब कि 3 लाख रुपीस देने थे, किसको, जो नदीरा बेगम थी, क्योंकि उन्होंने इसके उनको ऊपर पर्सनल इंजुरीज का केस लगाया था डैमेजेस के लिए, तो ये दे नहीं पाए हुए डैमेजेस। ठीक है, तो फिर इनको जेल में दोबारा बंद कर दिया गया। ठीक है, दे वर सेंट टू कलकत्ता एंड रिमेन बिहाइंड बार अंटिल द इनैक्टमेंट ऑफ सेटलमेंट एक्ट ऑफ 1781। और उनको कब रिहा किया गया, जब मतलब कि उनको जेल में बंद कर दिया था, क्योंकि उन्होंने डैमेजेस पे नहीं किए थे नदीरा बेगम को, तो इस वजह से उनको जेल में बंद कर दिया गया। लेकिन जैसे ही सेटलमेंट एक्ट ऑफ 1718 बनाया, तभी उनको मतलब कि रिहा कर दिया गया। ठीक है, उन्हें जेल से बाहर कर दिया गया। तो इसके अब अप्रेजल में देखते हैं हम। ये हमारा केस का वैसे तो कैरेक्टर पूरा कंप्लीट हो गया है, जो स्टोरी थी हमारी। अब इसके अंदर अप्रेजल में देखते हैं हम कि क्या इसका क्या जजमेंट निकल कर आया, मतलब कि इसके अंदर ऐसा क्या हुआ था जो इस केस को हमको पढ़ना पड़ा। ठीक है, तो इसके हम अप्रेजल में देखते हैं। फर्स्ट पॉइंट है, द लॉ ऑफिसर्स वॉज सपोज टू डिसाइड द क्वेश्चन ऑफ फैक्ट्स एंड एक्सपाउंड द लॉ, बट दे वर हैंडेड ओवर द एंटायर वर्क ऑफ इन्वेस्टिगेशन। देखिए, इस पॉइंट में ये कहा गया है कि जो लॉ ऑफिसर्स थे उन्होंने मतलब कि उनको पावर दे दी सुप्रीम कोर्ट ने कि तुम मतलब कि इसके अंदर रिपोर्ट बनाए। ठीक है, और इन्वेस्टिगेशन तो करनी थी, लेकिन इन्होंने रिपोर्ट भी बनाई और इन्वेस्टिगेशन भी की वैसे। लेकिन मतलब कि आपने सीआरपीसी में पढ़ाई होगा, हर पुलिस ऑफिसर का काम क्या होता है, सिर्फ इन्वेस्टिगेशन करना। ठीक है, और इन्वेस्टिगेशन के जो उसने फाइल तैयार किया उसको सबमिट करना सुप्रीम कोर्ट, मतलब कि कोर्ट में। ठीक है, लेकिन इसमें क्या हुआ, इन्होंने खुद ही रिपोर्ट तैयार कर दी, और जो क्वेश्चन ऑफ फैक्ट थे उनको खुद ही मतलब कि अपने आप ही उनको एक्सपाउंड कर दिया। तो इस वजह से लॉ ऑफिसर्स को ज़्यादा पावर दे दी गई। ठीक है, तो इसका ये मिसयूज भी कर सकते हैं। तो पहले पॉइंट में ये बताया गया है। ठीक है, दे शुड नॉट हैव एग्जामिन्ड द witnesses themselves as it was supposed to be done by the judges of the provincial council। देखिए, सेकंड पॉइंट में ये बताया गया है कि जो मतलब कि इसमें नदीरा बेगम थी ना, उसको एग्जामिन किया ही नहीं गया। ठीक है, और जो प्रोविंशियल काउंसिल का जज था उसने मतलब कि सपोज कर लिया था कि हाँ ये फैक्ट सही है, उसने एग्जामिन ही नहीं किया, उसने डायरेक्टली उनके अगेंस्ट जो डिफेंडेंट्स है उनके अगेंस्ट कार्रवाई शुरू कर दी। तो इसने एग्जामिन नहीं की, मतलब कि एग्जामिन करना होता है जैसे जजिस को।
ठीक है, वो सच बोल रही है या नहीं बोल रही, ठीक है, क्या पता वो झूठ बोल रही हो। तो इस वजह से प्रोविंशियल काउंसिल ने इसको गुड कंसाइंस में अपनी जजमेंट नहीं दी, ठीक है। तो नेक्स्ट पॉइंट में बताया गया है कि द लॉ ऑफिसर्स वर नॉट कंप्लीटली अवेयर विद द प्रोसीजर टू बी फॉलोड इन कोर्स ऑफ इन्वेस्टिगेशन इन द केस। जो मतलब कि लॉ ऑफिसर्स थे उन्हें कम्प्लीटली वे अवेयर नहीं थे, मतलब कि उनका जो प्रोसीजर था इन्वेस्टिगेशन का, उनको कैसे करना है, ठीक है, उनको ना अच्छी तरह से प्रोसीजर फॉलो ही नहीं किया, ठीक है। तो इस वजह से लॉ ऑफिसर्स को मतलब कि इसमें काफ़ी ज़्यादा डिफेक्ट थे लॉ ऑफिसर से रिलेटेड। क्लियर। No oath was administered to the witnesses and statement of Bahadur Beg was accepted as proof for his claim without recording any further evidence। देखिए इसमें पॉइंट में कहा गया है कि जो बहादुर बेग था उसने मतलब कि अपने प्रूफ को एक्सेप्ट किया, मतलब कि जो उसने एक्सेप्ट किए थे अपने स्टेटमेंट को, ठीक है, मतलब कि ओथ में उसको ओथ के रूप में नहीं लिया गया और उसने जो कहा उसको मतलब कि प्रूफ मतलब कि उसको मान लिया गया, ठीक है, विदाउट रिकॉर्डिंग एंड एनी फर्दर एविडेंस। उन्होंने बिना एविडेंस के, बिना किसी रिकॉर्डिंग के उन्होंने उसको मतलब कि एक्सेप्ट कर लिया कि हाँ बहादुर बेग ने ठीक कहा, ठीक है। तो इसमें भी काफ़ी ज़्यादा डिफेक्ट थे, ठीक है। The drawbacks of the working of the Supreme Court and Supreme Council were removed by the passing of the Act of Settlement in 1781। देखिए इसमें कहा गया है कि जो सेटलमेंट एक्ट आया था 1781 में, इसने सभी जो जितने भी ड्रॉबैक्स थे, जितने भी हम अभी ये पढ़े हैं, ये सभी ड्रॉबैक्स क्या कर दिए थे, मतलब कि इनको ख़त्म कर दिया था, ठीक है। तो इसी वजह से उनको रिहा कर दिया गया, जो डिफेंडेंट्स थे उनको जेल में बंद किया गया था ना, तो उनको 1781 में सेटलमेंट आते ही इस एक्ट का, तो फिर उनको रिहा कर दिया गया जेल से, ठीक है। तो ये था हमारा इस केस में। आपको क्लियर हो गया ना? अगर नहीं क्लियर हुआ है तो आप कमेंट में बता सकते हैं, अगर आपको नहीं क्लियर हुआ है, ठीक है। अगर क्लियर हो गया तो आपको फिर मतलब कि शेयर करना है अपने दोस्तों के साथ अगर आपको अच्छा लगा है, ठीक है। और हमारे टेलीग्राम पर ज्वाइन हो जाइए, अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लीजिए। तो हम मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, कोशीजुरा केस के ऊपर हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में बनाएंगे, ठीक है, कोशीजुरा केस। तो उसको देखना ना भूलिए, और यहाँ पर आपको लिंक दिखाई दे रहा होगा, आप हमारी प्लेलिस्ट में जा करके देख सकते हैं सभी वीडियोस इंडियन लीगल हिस्ट्री की, ठीक है। यहाँ पर आई बटन का ऑप्शन आ गया ना, इसको देख सकते हैं आप इसके ऊपर क्लिक करके। तो मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।